अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे विच इज ऑफ वेक्टर्स। और वेक्टर्स का लफ्ज आप पहले भी सुन चुके हैं। चैप्टर 3 में जब हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे थे तो उसमें स्केलर और वेक्टर्स के बारे में पढ़ा गया था, जिसकी मदद से आपने डायरेक्शन के साथ जो डिस्टेंस होता है उसको फाइंड आउट किया था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन दोबारा से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। आपने स्केलर्स और वेक्टर से पहले जो क्वांटिटीज पढ़ी थी वो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज थी। अब दो और क्वांटिटीज हैं जिनको हम डायरेक्शन के लिहाज से बयान करते हैं, और उसके बाद हमने वेक्टर्स कैसे बनाने हैं ये सीखेंगे, और वेक्टर्स को तोड़ा कैसे जाता है उनके कंपोनेंट्स में, उनके हिस्सों में, तो वो भी किया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले चैप्टर 2 में आप फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं, और ये फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है। वो क्वांटिटीज जो मेजर होती हैं उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और जो कैलकुलेट की जाती हैं किसी फॉर्मूले से निकाली जाती हैं और उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज ही इन्वॉल्व होती हैं। तो एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर हों तो वो मिलके ड्राइव क्वांटिटीज बनाती हैं। जैसे स्पीड है, आप जानते हैं स्पीड के जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है और जो टाइम है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करके ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाई गई है। इनके यूनिट्स हम यूज करते हैं जो सेंस असल में बनाते हैं। हम ऐसे ही नंबर्स नहीं लिख सकते, ऐसी वैल्यूज नहीं लिख सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वांटिटीज हैं, मिकदारें हैं, तो उनको हमने किसी नंबर से एक्सप्रेस करना होगा ना। तो नंबर सिर्फ लिखा नहीं जाता, उसके साथ यूनिट भी लिखा जाता है ताकि हम उन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकें। अब यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 हैं, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं। जितनी मर्जी आप बना लें, जितनी मर्जी कैलकुलेशंस आपके पास आ जाएं, वो सब ड्राइव क्वांटिटीज बनाती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज में आप पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है। जबकि फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपने लेंथ पढ़ा, और इसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं, जैसे कि आप डिस्टेंस भी पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ते हैं, रेडियस भी पढ़ते हैं, सर्कमफेरेंस भी पढ़ते हैं, वो सब लेंथ की ही अंडर आते हैं। और फिर उसके बाद मास, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। टाइम आपके पास है, वक्त निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज के लिए। अब ये जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं ये तो मेजरमेंट के लिहाज से बनाई गई हैं, मेजरमेंट और कैलकुलेशन के लिहाज से। और इनके अलावा भी अब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। अब जरूरी तो नहीं कि हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन के बगैर ही क्वांटिटीज पढ़ी जाएं। जैसे मास में आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, आप कहीं पर भी मास निकाल सकते हैं, आपको मास में डायरेक्शन की जरूरत नहीं, टाइम में डायरेक्शन की जरूरत नहीं, टेम्परेचर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं। आपके पास जो कमरा है उस पूरे कमरे में टेम्परेचर एक ही माना जाता है, तो आपको उसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं देखनी पड़ती। लेकिन लेंथ के लिए आपको कहीं जाना होगा, हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने और स्ट्रेट पाथ में जाएं, स्ट्रेट लाइन में जाएं, सीधे रास्ते में जाएं, तो आपको एक कोई मखसूस डायरेक्शन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कराची से हैदराबाद जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्शन के बगैर नहीं जा सकते। फिजिकल क्वांटिटीज की दो और टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज जिनको स्केलर्स भी कहते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज जिनको वेक्टर्स भी कहा जाता है। ये क्वांटिटीज डायरेक्शन के लिहाज से बनाई जाती हैं। आप जानते हैं कि क्वांटिटीज वो वैल्यूज होती हैं जो हम मेजर करके या कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो ये क्वांटिटीज जो वैल्यूज रखती हैं, यहाँ पर वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। नंबर्स को यूनिट्स के साथ अगर एक्सप्रेस किया जाए तो हम उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। अगर कोई डायरेक्शन नहीं हो किसी भी क्वांटिटी की तो उसको स्केलर कहा जाता है। जैसे कि मास आपने पढ़ा, जैसे कि आपने टाइम पढ़ा है, जैसे कि आपने टेम्परेचर को देखा, थर्मोमीटर से हम निकाल सकते हैं किसी भी रूम में टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, और इससे पता चल सकता है कि वेदर की कंडीशन क्या है, गर्मी है या सर्दी है।
तो ये सारी डायरेक्शन की मोहताज नहीं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज डायरेक्शन की मोहताज होती हैं, उनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो उनमें ना सिर्फ वैल्यूज बताई जाती हैं यूनिट के साथ, बल्कि उसमें डायरेक्शन भी बताई जाती है। सो दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर। जबकि स्केलर क्वांटिटी में we just have magnitude. Those quantities which have magnitude but no direction are called scalars. और ये आपने चैप्टर 3 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो फर्क है वो दरअसल डायरेक्शन का ही है। अगर एक सीधी लाइन में आप जा रहे हैं और एक ही रास्ता आपके पास है, एक मखसूस रास्ता है, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ए से लेकर बी तक जाना है, तो आपके पास डायरेक्शन एक ही होगी। और ये जो आपके पास फासला तय होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जबकि आप डिस्टेंस कहीं भी जाके कवर कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन की ऐसे जरूरत नहीं होती। आप इधर उधर जा रहे हैं और एक मखसूस डायरेक्शन नहीं है। यहां पर याद रखें, या तो आपके पास बहुत सारी डायरेक्शंस हो जाएंगी और मिलके जो बनेगा उसमें कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं होगी, या फिर कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, तो हम ऐसी क्वांटिटीज में स्केलर्स पढ़ते हैं। तो स्केलर्स में आपने डिस्टेंस पढ़ा था, स्पीड पढ़ा था, इसके अलावा आपने जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी भी चीज की, तो वो स्केलर ही कंसीडर किया जाता है। जबकि डायरेक्शन अगर इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सिलरेशन है, फोर्स है और टॉर्क आके जाके आप पढ़ेंगे, इसके अलावा मोमेंटम भी है, तो इन सब में डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है, उसके बाद आप उसकी एग्जांपल्स अगर जानते हैं तो दैट्स इनफ। इसके बाद आपने रिप्रेजेंटेशन सीखनी है कि स्केलर को लिखा कैसे जाता है और स्केलर को बनाते कैसे हैं, ग्राफ की मदद से, सिंबॉलिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यानी सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास अभी इस लेवल पर तो दो तरीकों से की जाएगी, एक तो आप ग्राफिकली करेंगे और एक सिंबॉलिकली, यानी सिंबल क्या बनाएंगे। तो ग्राफिकली आप कैसे बनाते हैं, किसी भी एक वेक्टर में आप लाइन सेगमेंट बनाते हैं और ये लाइन सेगमेंट एक्सप्रेस करता है उसकी मैग्नीट्यूड को, जबकि उसके आगे अगर आप एरो हेड लगा दें तो वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और आप इसको सिंबॉलिकली यानी सिंबल की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है विच इज अ वेक्टर, तो उसके ऊपर आप एरो लगा देते हैं, जैसे कि आपने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो देखा था। आप बनाते तो वही है सिंबल जो डिस्टेंस की है, लेकिन उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी अगर उसके ऊपर एरो लगा दिया जाए तो वो सिंबल समझा जाता है वेक्टर का। तो यहां पर हम उसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड निकालने के दो तरीके हैं। सिंबॉलिकली अगर बात करें तो हम दोनों के गिर्द मॉड लगा देते हैं और इसका एक फॉर्मूला हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में यही सीखा जाएगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर की अगर निकालनी हो। और इसमें अगर मॉड भी हटा दें और एरो हेड भी हटा दें, ऊपर एरो भी ना लगाएं, सिर्फ सिंबल यूज करें, जैसे कि आप डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो हटा देते हैं, एस लिखते हैं, तो वो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं पता चलती। तो यहां पर जो लाइन है ये शो करती है मैग्नीट्यूड, और लाइन सेगमेंट के ऊपर आप एरो लगाते हैं तो वो डायरेक्शन शो करती है। अब ये डायरेक्शन हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक तो आपके पास कंपास की डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जिसको कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं, और दूसरी कार्टेशियन एक्सिस के लिहाज से डायरेक्शन होती है, रेक्टेंगुलर एक्सिस के लिहाज से डायरेक्शन होती है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा जाता है। अब वेलोसिटी का अगर वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड बनाई जाएगी और उसका एरो आगे शो कर रहा होगा कि किस तरफ बॉडी मूव कर रही है। तो यहां पर डायरेक्शन जो बनाई जाती है किसी रेफरेंस एक्सिस से, एक्सिस सिस्टम आप पढ़ेंगे जिसमें आपके पास दो लाइंस बनाई जाती हैं, चार लाइंस बनाई जाती हैं। दो लाइंस तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पढ़ते हैं ना, एक और एक्सिस होता है जेड एक्सिस, वो आपके अभी लेवल का नहीं है, इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे इसको। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो दो डायरेक्शंस में देखेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, क्योंकि पेपर में हम दो डायरेक्शंस ही बना सकते हैं। और दूसरा कार्डिनल डायरेक्शंस जो कि कंपास की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में होती हैं। तो नॉर्थ
ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है, टुवर्ड्स राइट ईस्ट समझा जाता है और लेफ्ट की तरफ वेस्ट समझा जाता है। ये दुनिया में जो कंपास इस्तेमाल किया जाता है वही डायरेक्शंस हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएं तो वो ऊपर की तरफ समझा जाता है, और ट्रेन्स में अगर आप देखें मैप तो उसमें अप लिखा होता है अगर नॉर्थ की तरफ जाया जाता है। और इसी तरह से जो लाहौर से ट्रेन आ रही होती है नीचे, उसमें डाउन लिखा जाता है, यानी वो साउथ की तरफ आ रही है। हम यहाँ पर अब रिप्रेजेंट करेंगे इस वेक्टर को ग्राफिकली कि कैसे अब यहाँ पर वेक्टर बनाया जाए पेपर में, ग्राफ की मदद से या स्केल की मदद से। ये पहला सवाल है एक्सरसाइज का। फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यहाँ पर वेक्टर्स में याद रहे कि जो वेक्टर्स में हम फॉर्मूले लिखेंगे और वेक्टर्स में जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसमें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी सब में हमें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है जब भी हम कन्वर्जन्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे वो कैलकुलेशन के नहीं है, यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे हैं सिर्फ वेक्टर्स में। और उसमें हमारे पास जो वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो सेम क्वांटिटी के ही होंगे, यानी वही क्वांटिटी हमारे पास रखी जाएगी। जबकि हम जो फॉर्मूले यूज करते हैं उसमें वैल्यूज डिफरेंट क्वांटिटीज की भी होती हैं, तो जब एक ही क्वांटिटी हो तो हम उसमें कन्वर्जन यूनिट की ना भी करें तो इट्स ओके, हमारे पास वैल्यू वही आती है। तो एक सवाल हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज का, जिसका पहला पार्ट है ये फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप बनाते हैं, और एक्स एक्सिस कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाई जाए, यानी सीधी एक लेटी हुई लकीर बनाई जाए तो वो एक्स एक्सिस कंसीडर की जाती है, जबकि वाई एक्सिस को कंसीडर किया जाता है वर्टिकल लाइन, एक खड़ी लकीर हो तो उसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री, यहाँ पर डायरेक्शन बता दी है, तो डायरेक्शन हमें ये एक्सिस के लिहाज से भी बताई जा सकती है और कंपास के लिहाज से भी बताई जा सकती है। तो चलें पहला सवाल है एक्सिस के लिहाज से देखते हैं, लेकिन हमें ये 15 न्यूटन बनाना है। हमारे पास कोई स्केल 15 न्यूटन का तो होता ही नहीं है, हमारे पास तो स्केल सेंटीमीटर में होता है। तो हम फिर यहाँ पर कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हमें कॉपी पे बनाना होता है, पेपर में बनाना होता है, तो फिर हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर कैसे करते हैं कि 1 सेंटीमीटर किसी न्यूटन के बराबर है, किसी उस मैग्नीट्यूड की यूनिट के बराबर है, तो ये हम ग्राफिकली कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को मान लेते हैं। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो पेपर में इतना बड़ा लाइन सेगमेंट हो, जैसे कि 15 सेंटीमीटर का आप बना लें, तो 15 सेंटीमीटर का तो पेज आपके पास इतना होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको ऑल्टर करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर डाउन साइजिंग की जाएगी इसकी, यानी यहाँ पर हम 5 न्यूटन को अगर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो 15 न्यूटन को 3 सेंटीमीटर कर सकते हैं। कैसे कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 हो जाएगा। तो हम ये कंसीडर करेंगे, डाउन स्केलिंग खुद करेंगे, ये डाउन साइजिंग हम खुद करते हैं। और डाउन स्केलिंग इतनी करनी चाहिए कि वो पेपर में नुमायां हो, ना इतना छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो जाए। तकरीबन आप उस पेपर में कवर कर सकते हैं 50 to 75% एरिया। तो आपके पास यहाँ पर जैसे बनाया जा रहा है वो देख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर की अब लाइन बनानी है, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट की जाती है। अब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है। ये याद रखें कि हमारे पास जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिखा है तो हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगे। ये तो हमारे पास एक लाइन हो गई, लेकिन ये लाइन कैसे बनाए, एंगल भी तो आएगा। तो हमें यहाँ पर एक डी की जरूरत होगी। तो डी से हम पहले यहाँ ओरिजिन पर पॉइंट रखेंगे, इस पॉइंट को जहां पर दोनों लाइंस मिलती हैं ये ओरिजिन कहलाया जाता है। यहां हम डी का पॉइंट रखेंगे और फिर एक लाइन बनाएंगे जो 60 डिग्री पर होगी। यहां से देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्टार्ट होता है एक्स एक्सिस, वहां पर 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 है। यहां 60 में आप पॉइंट लगा दें और फिर उसके बाद आप यहां पर स्केल भी देख लें कि 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाएं और वहां पर एरो हेड बना दें। सो दैट्स हाउ यू मेक अ वेक्टर। तो हम यहां पर बना चुके हैं एक वेक्टर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, क्योंकि हमने यहां पर लेट किया था कि 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर है।
15 सेंटीमीटर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास इतना पेज ही नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे, थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप खुद कीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पर डायरेक्शन हमें एक्सिस के लिहाज से नहीं बताई, डायरेक्शन हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लिहाज से बताई है। तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ नॉर्थ होती है, नीचे की तरफ साउथ होती है, लेफ्ट साइड हमारे पास वेस्ट है, राइट साइड ईस्ट है। तो ये कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। तो जब भी ये नॉर्थ के साथ ईस्ट लिखा हो या दो हमारे पास डायरेक्शंस एक साथ लिखी हो, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, और दोनों के बीच में हमारे पास 45 डिग्रीज बनता है। ये याद रखें कि आपके पास जो परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरह के हमारे पास एंगल्स बन रहे होते हैं, इनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, और ये 90 डिग्रीज पर होते हैं। तो जब भी ऐसी लाइंस बनेंगी आपके पास एक्सिस की, तो ये रेक्टेंगुलर होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं। तो 90 डिग्री का हाफ क्या होता है? बीच में बनाने ना, तो 45 डिग्रीज हमारे पास होगा। तो 45 डिग्रीज हमें अब लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो नॉर्थ ईस्ट है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्रीज हो। यहां पर आपको हो सकता है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ना लिखा हो, एंगल भी लिख दिया हो, तो हम फिर उसमें एंगल भी बनाएंगे। अभी तो देखें यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट लिखा है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब है 45 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान। तो आपके ऊपर चॉइस है कि 45 डिग्री आप ईस्ट से बनाएं या 45 डिग्री आप नॉर्थ से बनाएं, दोनों में सेम आएगा। अब क्या बनाना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर है, क्योंकि यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। ये कहने के 30 किलोमीटर पर आवर, कहीं जा रहे होंगे सुपर हाईवे में, और वहां पर 30 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, सीधे रास्ते में गए होंगे, और 1 घंटे में है। तो हमने वेक्टर्स बनाने, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। अब नॉर्थ ईस्ट में शायद नवाबशाह आता है या ठट्टा आता है, तो ये उस तरफ गए हैं। अब 30 सेंटीमीटर की लाइन तो नहीं बना सकते, 30 किलोमीटर भी नहीं बना सकते, वो तो बहुत लंबा होता है। तो 30 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता, इसको और शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। ये स्केलिंग की जाती है ना जब, तो ग्राफ में बड़ी क्वांटिटीज को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, ग्राफिकली ये मेथड अप्लाई हो सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर बना लें, जो कि फिर आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है 10 किलोमीटर पर आवर, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 सेंटीमीटर 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। और इस तरह से हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का एंगल बनाएंगे, उसी तरह से जैसे आपने डी रखा था, और यहाँ पर पॉइंट लेके फिर आप काउंट कर सकते हैं। और फिर हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी, 3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, और फिर उसके आगे एरो हेड बना देना है। एरो हेड आप ऊपर ही बनाएंगे, आगे की तरफ ही बनाएंगे, पीछे की तरफ नहीं बनाएंगे। अगर पीछे की तरफ आपने बना दिया तो फिर तो डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली। तो वेक्टर आप बना चुके हैं, और वेक्टर आपने अभी तो सिर्फ एक बनाया है। अगर वेक्टर आपके पास एक से ज्यादा हो जाए, अब डायरेक्शन तो आपके पास चेंज भी हो सकती है ना, तो एक से ज्यादा अगर वेक्टर्स बन जाएं, तो हमें कुछ रूल अप्लाई करना होता है, जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। इसके बगैर आप वेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो वेक्टर कैसे ज्वाइन होता है? हम सबसे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं, और फिर दूसरा वेक्टर अगर बनाना चाहते हैं तो वो फिर उसके आगे लगता है, यानी हमारे पास हेड के आगे टेल लगता है, इसीलिए इसको हेड टू टेल रूल कहा जाता है। और फिर उसके आगे आप एक और वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ दो वेक्टर्स बनाएंगे, और दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ज्वाइन करेंगे। तो हेड टू टेल रूल बताता है कि सबसे पहले आपने सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ लगानी है, और फिर उसके बाद आप जब ये वेक्टर ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर जब दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स ज्वाइन हो जाते हैं, उनका एक रिजल्टेंट होता है, उनका एक कंबाइंड वेक्टर बनता है, जो कि इसमें बताता है कि वो किस डायरेक्शन में दरअसल गया है। जैसे कि आप यहां से 45 मीटर्स गली से निकले, और फिर आप रोड की तरफ 75 मीटर्स गए हैं, तो आपने जो डायरेक्शन एक मखसूस तय की है, वो तो दरअसल ये है, और ये मखसूस डायरेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो कंबाइंड वेक्टर आता है, एक ही वेक्टर जो डिफाइन करता है इस डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जब
आपके पास एक से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट बनाने के लिए हम पहले वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है, एक ही वेक्टर है जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अब बहुत सारी डायरेक्शंस बना लेना, तो आपके पास तो एक डायरेक्शन अगर चाहिए तो हम रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो। जैसे कि यहां पर एक वेक्टर बनाया गया है, एक वेक्टर सीधा सीधा एक्स एक्सिस की तरफ है, हॉरिजॉन्टल है, और फिर दूसरा वेक्टर उसके आगे बना दिया है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बनाया जाएगा और उसकी एक मखसूस डायरेक्शन होगी। अगर आप एक रास्ते से दूसरी तरफ गए हैं तो उसका रिजल्टेंट उसी तरफ पॉइंट करेगा जो आखिरी पोजीशन है। और इस तरह से हम रिजल्टेंट को एक्सप्रेस करते हैं कि दरअसल ये वेक्टर्स की जुबान में दोनों का एडिशन है। अगर एक और वेक्टर हो जाए तो प्लस सी उसके ऊपर एरो आ जाएगा, लेकिन आप जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आप यहां पर दोनों को ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। यानी यहां पर जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो 45 प्लस 75 नहीं होगा। इसको आप ग्राफिकली ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। दो वेक्टर्स को जब ऐड किया जाता है तो उनका रिजल्टेंट आता है, और रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमें रेजोल्यूशन पहले सीखना पड़ेगी कि वो जो रिजल्टेंट है उसके जो दो टुकड़े हैं वो कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसके लिए मैथ्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। आप जानते हैं कि मैथ्स की एक ब्रांच है जिसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, और ये ज्योमेट्री आप पढ़ते आए हैं जिसमें आपने सर्कल के बारे में पढ़ा था, ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था और ट्राइंगल के फॉर्मूले पढ़े थे। इसके अलावा स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर अब हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जो वेक्टर्स बनाते हैं उनमें हमारे पास ट्राइंगल्स बनते हैं। वेक्टर आपके पास यहाँ पर जो उनके दो वेक्टर्स और फिर रिजल्टेंट बन रहा है, तो ये तो तीन लाइन हो गई ना। तो तीन लाइन तीन साइड जो बनाते हैं उनको हम ट्राइंगल कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम जो ब्रांच पढ़ते हैं जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। क्योंकि आप यहां जानते हैं कि एक तो आपके पास मैग्नीट्यूड हो गई रिजल्टेंट की, और फिर इसके हम टुकड़े कर दें अगर, तो हमें वही वेक्टर्स मिल जाएंगे जो आपके पास हेड टू टेल रूल से बन रहे थे। तो रेजोल्यूशन इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले आ जाते हैं किसी भी वेक्टर को बनाने के लिए, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा हम उलट काम भी कर सकते हैं, हम उन कंपोनेंट्स को भी निकाल सकते हैं। तो दरअसल पहले रेजोल्यूशन किया जा रहा है, उलट काम किया जा रहा है, जिसमें हम इन वेक्टर्स को स्प्लिट करेंगे। जैसे कि आपके पास ये फोर्स का एक वेक्टर है। अब ये फोर्स का वेक्टर अगर आपके पास कोई डायरेक्शन बना रहा है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड पता है कि मैग्नीट्यूड में या तो आप मॉड लगा देते हैं एरो के साथ, या फिर उसमें मॉड और एरो हटा दें तो वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफिकली कैसे इसको स्प्लिट किया जाता है? रेजोल्यूशन का मतलब ही है स्प्लिट करना, और वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में अगर एक्सिस में बना दें तो आपके पास दो एक्सिस है ना, तो इतने ही कंपोनेंट्स बनते हैं। यानी एक्स के लिहाज से एक्स कंपोनेंट होगा और वाई के लिहाज से वाई कंपोनेंट होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हम जब स्प्लिट कर रहे हैं तो इसमें ये एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है। ये परपेंडिकुलर लाइन क्यों बनाई है? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, तो आप किसी भी एक लकड़ी के टुकड़े को रखें और उस पर ऊपर से लाइट मारें तो आपके पास नीचे शेडो बन सकता है ना। तो वो शेडो दरअसल उसका एक कंपोनेंट कहलाया जाता है। इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं। और इसी तरह से आप लाइट अगर सामने की तरफ से मारें तो आपको यहाँ पर दीवार की तरफ शेडो मिलेगा। तो ये शेडोज बन रहे हैं इसके, जिसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं इसके। तो ये शेडोज एक तो ऊपर से बन सकते हैं और एक शेडो इसका सामने से बन सकता है। तो हम कहते हैं कि एक्स की तरफ जो बनता है उसको एक्स कंपोनेंट कहा जाता है, और जो वाई डायरेक्शन में होता है उसको वाई कंपोनेंट कहते हैं। इनकी अगर मैग्नीट्यूड निकाल लें तो इसको नीचे सबस्क्रिप्ट एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब फोर्स अगर ले रहे हैं तो फोर्स के नीचे x लगाया जाएगा, Fx इज द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह से y कंपोनेंट हमारे पास F के नीचे सबस्क्रिप्ट y लिखा जाता है। ना सिर्फ ये फोर्स के साथ हो सकता है बल्कि आप डिस्प्लेसमेंट के साथ भी रेजोल्यूशन कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की कोई एक डायरेक्शन बन रही है तो x और y कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक किया जा सकता है। तो आप उसके मैग्नीट्यूड को s से रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो एस एक्स उसका x कंपोनेंट हो सकता है और एस वाई उसका y कंपोनेंट हो सकता है। वेलोसिटी के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। अब ये तो देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया ना, इसीलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, इसलिए इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। तो चलें ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं इसको समझते हैं। क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है एक, तो आप देखें ये शेडो जो बना रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं, तो इसमें आपके पास ये रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स सेम होती हैं। तो एफ एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होगा, एफ वाई यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसमें ये डायगोनल बन जाए तो आप इसको ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं, और ये एक बहुत स्पेशल ट्राइंगल होता है। 90 डिग्री पर है तो राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हर साइड का अपना एक मखसूस नाम होता है जो आपके पास थीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर थीटा के सामने वाली साइड देखें, 90 डिग्री के सामने वाली साइड देखें, तो इनके मखसूस नाम हैं। 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को देखें आप तो उसमें 90 डिग्री से छोटे एंगल्स ही पाए जाएंगे दूसरे। ये आपके पास 45 का हो सकता है, ये 60-30 का हो सकता है। तो आपके पास 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जहां आप एंगल देख रहे होते हैं, एंगल कंसीडर करते हैं, उसके सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो दूसरी साइड जो थीटा के साथ होती है, एडजेसेंट होती है, द साइड एडजेसेंट टू एंगल इज बेस। तो हम यहाँ पर इनके नाम जान चुके हैं और अब ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम ये कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस थीटा का, जिसको कहा जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस की फॉर्मूला है इसका। यानी हम इसमें जो एडजेसेंट साइड है उसको डिवाइड कर दें हाइपोटेनस से तो हमारे पास ये कॉस थीटा आ जाता है, इसको कोसाइन कहा जाता है। और यहाँ देख सकते हैं आपके पास बेस के पास x कंपोनेंट है जबकि हाइपोटेनस के पास इसका रिजल्टेंट है। तो एफ एक्स अपॉन एफ बेस अपॉन हाइपोटेनस आप cos थीटा इससे निकाल सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ वाई है और हाइपोटेनस एफ है, तो हम इसमें फॉर्मूला साइन थीटा का एफ वाई अपॉन एफ लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह से भी पढ़ रहे होते हैं कि some people have curly brown hair, tail painted black। लेकिन आपको इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी साइड को हम डिवाइड कर रहे हैं बारी बारी, पहले बेस से तो cos थीटा आ गया और फिर परपेंडिकुलर से तो हमारे पास sin थीटा आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली। और फिर उसको हम अगर दो बाकी जो साइड्स हैं हाइपोटेनस के अलावा उनसे डिवाइड कर दें परपेंडिकुलर को बेस से तो फिर हमारे पास टेंजेंट आ जाता है। सो ये हमारे पास टेंजेंट जो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा और परपेंडिकुलर की जगह एफ वाई है, वाई कंपोनेंट है, बेस की जगह एफ एक्स है। सो इसका फॉर्मूला बन सकता है। अब देख सकते हैं ना यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई निकाले जा सकते हैं अगर हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता हो। और ये जो थीटा है इसमें हम एंगल्स कुछ जानते भी हैं, जैसे कि 0 डिग्री पर जानते हैं, 30 डिग्री पर निकाल चुके हैं वैल्यूज। ये मैथ्स में ड्राइव भी किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में कि 0 डिग्री पर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं, 30 डिग्री पर क्या होते हैं, 45 पर क्या होते हैं, 60 पर क्या है, 90 पर क्या है। तो 0 डिग्री पर 0 होता है साइन, 30 डिग्री पर 1/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है और 60 डिग्री पर √3/2 होता है, 90 पर 1 होता है। अब इसको याद करना इस तरह से भी आसान बन सकता है कि आप देख रहे हैं कि इस टेबल में वही वैल्यूज कॉस की उलट हो गई हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास 0 पर 0 था, कॉस अब 90 पर 0 है,
तो 30 पर आपके पास 1/2 था, 60 पर यहाँ पर 1/2 कॉस है, इसी तरह से 45 पर बराबर हो गया और 30 पर √3/2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो पीछे की तरफ से स्टार्ट इसमें वैल्यूज हो रही हैं। तो कोसाइन एक तरह से साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और साइन को कॉस से डिवाइड अगर कर दें तो हम ये टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो जैसे कि 0.1 0 है, 1/2 √3/2 से डिवाइड हुआ तो 1/√3 आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 45 में दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ पर 60 डिग्री पर आप इसको डिवाइड कर दें साइन और कॉस को तो 10 आएगा √3। और जो आपके पास 90 पर है 1/0, तो 1/0 कोई वैल्यू नहीं होती, इसको अनडिफाइंड कहते हैं, इट इज इन्फिनाइट, ये लातादाद वैल्यू कहलाई जाती है। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम इस्तेमाल करते हैं साइन कॉस और tan की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस पर कंपोनेंट बने हैं इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, रेक्टेंगल में भी साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। तो fx की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? आपको अगर f पता हो और थीटा पता हो तो आप इसमें देख रहे हैं डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो fx आएगा f cos थीटा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि fy की वैल्यू निकाली जा सकती है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है f तो उस साइड पर जाके f sin थीटा बनेगा। सो ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए। इसमें आप याद रखिएगा कि f की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की पता हो और हमें यहाँ पर उसकी डायरेक्शन पता हो किसी x एक्सिस के लिहाज से, तो हम उसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब इसी तरह से हम उसका उलट करते हैं यानी कंपोजिशन करते हैं। हमें अगर दो कंपोनेंट्स पता हो या दो वेक्टर्स पता हो जो कि 90 डिग्री पर पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स हैं ये रेक्टेंगुलर हैं। अगर हमें ये दो वेक्टर्स पता हो जो 90 डिग्री पर हैं तो हम उनका रेजोल्यूशन का उलट यानी कंपोजिशन कर सकते हैं। रेजोल्यूशन में तो हमें कंपोनेंट्स निकालने होते हैं ना, अब कंपोनेंट्स पता है और हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट आप जानते हैं कि दो वेक्टर से मिलके बनता है। अभी तो इस लेवल पर आप सिर्फ 90 डिग्रीज पर पाए जाने वाले वेक्टर्स यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रिजल्टेंट को फाइंड आउट करेंगे जो कि इस पर हाइपोटेनस पे पाया जाता है। और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक बहुत मशहूर फॉर्मूला पढ़ा हो अगर, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करके उसको ऐड करना पड़ता है। तो चलें पहले तो ये समझते हैं कि कंपोजिशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन इसकी होती है कि अगर आप कोई वेक्टर बनाना चाहते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से तो उसको कंपोजिशन कहा जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें जब कंपोजिशन बनानी होगी तो सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए होंगे, ना हमें एंगल पता होगा ना हमें उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता होगा। तो एंगल निकालने के लिए फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स आप टेंजेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं tan थीटा का, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास f कहीं पर नहीं लिखा, fy और fx है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को सॉल्व करके tan निकाला जा सकता है और फिर टेंजेंट ऑफ थीटा से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सा एंगल कौन सी वैल्यू देता है। अगर आप इसको tan थीटा को निकाल लें तो इससे थीटा निकालना आसान होता है। tan थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दूसरी साइड पर जाके वो tan इनवर्स हो सकता है। इस तरह से साइन और कॉस भी इनवर्स हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि हमें अब यहाँ पर रिजल्टेंट चाहिए जो कि ये हाइपोटेनस पे पाया जाता है, और उसका फॉर्मूला है कि आप अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दें तो इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इसमें अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो आप सिर्फ हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर खत्म कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनस जो है ये तो f है, बेस हमारे पास fx है, परपेंडिकुलर fy है। तो देख सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाया गया है। तो ये हो गया f इक्वल्स टू √fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और इसी तरह से अगर आपको कंपोनेंट्स पता हो तो आप एंगल निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि tan थीटा निकाला जाएगा Fy अपॉन Fx से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो tan थीटा यहाँ पर अगर निकाल लें तो टेंजेंट को दूसरी साइड पर भेजते हैं तो उसका इनवर्स लग जाता है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और अगर आप कैलकुलेटर से शिफ्ट दबा के tan पर टैप करें तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। सो दिस इज हाउ वी कंपोज अ वेक्टर। कोई एक वेक्टर बनाना है, रिजल्टेंट निकालना है उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट से। अब जरूरी नहीं यहां पर सिर्फ फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर हो सकती है, और मोमेंटम भी है। तो चले यहां पर एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हमें एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से फोर्सेस का, जो यहां पर आपको दी हुई है न्यूटन में, विच इज 10√2 न्यूटन। तो ये एक फोर्स है ना, पहला पार्ट कर रहे हैं, बाकी इसके दो पार्ट्स और हैं जो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो फोर्स की दी हुई है, यानी उस वेक्टर की दी है जो दरअसल रिजल्टेंट है, और उसकी डायरेक्शन बताई है विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन गिवन है। तो हम जानते हैं कि हमने फॉर्मूला फोर्स का निकाला है एफ एक्स एफ वाई, और एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा, एफ वाई होता है एफ साइन थीटा। तो डाटा बनाएंगे, हमें मैग्नीट्यूड गिवन है फोर्स की विच इज 10√2 न्यूटन, और डायरेक्शन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विच इज 45 न्यूटन। तो एक्स कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है फोर्स का, तो इसलिए एफ के नीचे एक्स और वाई लिखा गया। सो वी नो द फॉर्मूला। हम अगर यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू जानते हैं तो क्या हमें याद करनी है टेबल से, 30 डिग्री पर कितनी होती है, 45 डिग्री पर कितनी होती है, 90 पर, 60 पर कितनी होती है। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। वैसे तो कैलकुलेटर में भी किया जाता है लेकिन वहां आपको डेसिमल पॉइंट्स में मिलेगा आंसर। इट इज बेटर टू राइट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी डिवीजन में लिखना है आपको। जैसे कि आपको पता है कि 45 डिग्री पर cos और sin निकालें तो वो 1/√2 होता है। तो सॉल्व करेंगे, एक्स कंपोनेंट निकालना है फोर्स का और फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास एफ एक्स है 10√2 cos थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री लिख दिया है। सो 10√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 डिग्री ऑफ कोसाइन, 1/√2 है, और √2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 10 न्यूटन आंसर आएगा। सिमिलरली हम ये जानते हैं कि y कंपोनेंट का फॉर्मूला है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो f की जगह आपने यहाँ पर वैल्यू लिख दी f की, और साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है। अब साइन और कॉस 45 डिग्री पर मजे की बात है कि सेम होता है, तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पर √2 से कैंसिल हुआ और एफ वाई भी 10 न्यूटन आएगा। याद रखें जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें फिर रिजल्ट भी आपको लिखना होता है। तो यहाँ आप रिजल्ट लिखेंगे कि द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ 10√2 न्यूटन at 45 degree with the x-axis are 10 Newton and 10 Newton respectively. So next numerical करेंगे 5.6। इसमें कहा गया determine completely the resultant displacement vector in each of the following cases। अब एक केस ही कर रहे हैं पहला, लेकिन इसमें कहा गया रिजल्टेंट निकालिए। तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि हमने कंपोजिशन में रिजल्टेंट निकाला था सिर्फ एक वेक्टर, दो कंपोनेंट से, जिनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है, और एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर नहीं है। तो फोर्स यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर्मूला वही रहता है लेकिन आपके पास सिंबल चेंज हो जाती है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आप निकालेंगे इट इज एस, जबकि इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को एस एक्स और एस वाई कहा जाता है। तो डाटा बनाएंगे, एक्स कंपोनेंट हमें गिवन है एस सबस्क्रिप्ट एक्स विच इज 5 किलोमीटर्स, और वाई कंपोनेंट गिवन है एस सबस्क्रिप्ट वाई विच इज 3 किलोमीटर्स। सो हमें कहा है रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट हम जानते हैं इसके लिए रेजोल्यूशन नहीं बल्कि कंपोजिशन की जाती है, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड निकाला था और डायरेक्शन निकाली थी। अब मैग्नीट्यूड हमने वहां तो एफ के लिहाज से निकाला था, फोर्स के लिहाज से,
यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट यानी एस के लिहाज से निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं और मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का निकाला जाता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर था ना, तो एफ की जगह एस लिख दें, फॉर्मूला वही रहता है। तो यहाँ पर एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। सब्सटीट्यूट करेंगे एस एक्स और एस वाई जो कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट के, और ये हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो इसको ऐड कर दें तो रूट 34 सॉल्व करने पर 5.83 किलोमीटर आएगा। अब देखें ना, आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो एक वेक्टर बनाते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो सिंपली ऐड नहीं किया जा सकता रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। आपको यहाँ पर उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और स्क्वायर का सम करना पड़ेगा, और फिर डायरेक्शन निकाली जा सकती है टेंजेंट से। टेन थीटा होता है हमारे पास एफ वाई अपॉन एफ एक्स, लेकिन यहाँ एस है तो आपके पास एस वाई अपॉन एस एक्स हो जाएगा और उस पर टेंजेंट इनवर्स लग जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टेन थीटा था, दूसरी साइड पे जाके टेन इनवर्स होता है। और ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे। जब आप शिफ्ट का बटन दबाते हैं कैलकुलेटर में और फिर 10 दबाते हैं तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स आ जाता है। और यहाँ पर एफ वाई अपॉन एफ एक्स नहीं है, एस वाई अपॉन एस एक्स है, एस वाई यहाँ पर 3 है और एस एक्स यहाँ पर 5 है। सब्सटीट्यूट करते हैं और सॉल्व करेंगे 0.6 वैल्यू आएगी। इस पर आप जाएं तो 10 इनवर्स निकाल सकते हैं। दिस विल बी 31 डिग्रीज। यही अगर वेक्टर बनाना चाहें तो 5.83 किलोमीटर एक्स एक्सिस के लिहाज से कुछ इस तरफ डायरेक्शन बनाएगा इन 31 डिग्रीज। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। इसमें आपके पास डेफिनेशंस हैं, आपने यहाँ पर रेजोल्यूशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स सीखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको आप बार बार रिवाइज करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी सब की डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है। ये न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको करवाए 5.5 और 5.6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है वो सिर्फ समझने के लिए जरूरी है, वो अगर आपको समझ आ जाता है दैट्स इनफ। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।